नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS बिजनेस एकेडमी में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसद की जो है कार्यप्रणाली का जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था। और चैप्टर बड़ा होने के कारण हम लोगों ने वहाँ पे आधा चैप्टर डिस्कस किया था। आधे क्वेश्चन जो रह गए थे वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर, इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हमारा जो छूटा हुआ चैप्टर है, तो यहाँ पे सही कथन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भारत में जो संसद में जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान की बात करें तो वो हमारे कहाँ पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो संयुक्त बैठक देखिए होती क्यों है, तो संयुक्त बैठक इसलिए होती है जैसे कि किसी विधेयक पर अधिनियम बनाने के लिए लोकसभा अगर पारित कर दे और राज्यसभा में जाने के बाद में राज्यसभा उसको रोक के रखती है, उसको पारित नहीं करती है, तो इस दशा में जो है राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। इसका आह्वान कौन करते हैं? संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति जी, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक की बात करें तो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों में दूसरी संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने को लेकर हुई थी। अगला देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त पहली जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी वो किस लिए हुई थी? दहेज उन्मूलन जो विधेयक था उसके संबंध में हुई थी। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की देखिए जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वहाँ पर क्या साधारण विधि निर्माण यानी कि सामान्य विधेयक पारित कराने की स्थिति में ही बुलाई जाती है। और यहाँ पे वोटिंग भी साधारण बहुमत के आधार पर ही यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। और यहाँ पे जीत भी लोकसभा की ही होती है, क्योंकि साधारण बहुमत के मतलब होता है कि 50% प्लस 1 मेंबर, तो लोकसभा के मेंबर तो ज़्यादा होते ही हैं, तो यहाँ पे लोकसभा का ही जो है दबदबा रहता है। कोई कानून विधेयक रखा जा सकता है तो दोनों सदनों के पटल पर, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इसको रखा जा सकता है। अगला है कि सही कथन है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यपगत या फिर लैप्स नहीं होगा। दूसरा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो लोकसभा के विघटन पर भी व्यपगत नहीं होगा। तो वही बात है यहाँ पे जो है कि कौन सा जो है अधिनियम कब समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में पहुंचा है और संसद की विघटित हो चुकी है लोकसभा, तो उस स्थिति की बात यहाँ पे की गई थी। सही कथन यहाँ पे अगला देखते हैं कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देखिए यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिए, जब संसद में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं तो वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन जो सांसद होते हैं निर्वाचित, उनको ही मत देने का अधिकार होता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें वो मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं। अगला है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है तो क्या नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य एवं उनके वेतन एवं पेंशन। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। नोट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति की पद के रूप में। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो जब हमारी जो भारत की जो संचित निधि है जिसमें पूरा पैसा हमारे देश का जमा होता है, तो उसमें से पैसा जो निकलता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भारत की जो संसद है उसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसकी ही सहमति से ही आप पैसा निकाल सकते हैं। आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति को व्यय कर सकते तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही, इसका नाम ही आकस्मिक, यानी कि आकस्मिक ज़रूरत जब पड़ती है, एकदम से अचानक से पैसे की ज़रूरत आ जाए तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जी पैसा निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए पूर्व स्वीकृति जो है संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी निकलवा सकते हैं। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व, जो समूचा टैक्स होता है, वो कहाँ जमा होता है? वो होता है भारत की संचित निधि पर। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है कि
संसद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल या फिर विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका डिसीजन कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, और अगर नहीं लौटाती है धन विधेयक को 14 दिन के अंदर तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि ये उसकी पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। अगला यहाँ पे दे रखा है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो है पारित धन विधेयक को पारित करना होता है। तो देखिए, फाइनेंस के मामले में राज्यसभा के हाथ में कोई भी पावर नहीं होती है। अगला है आगे है कि जो राज्यसभा किसी विधेयक को जो है पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लौटा भी सकती है। देखिए, या फिर धन विधेयक को तो वो पारित करेगी या फिर कुछ सिफारिशों के साथ में लौटा देगी। तो अगर सिफारिशों को मानना ना मानना ये लोकसभा के ऊपर होता है, और 14 दिन के बाद में जो है स्वतः ही पारित उसको मान लिया जाता है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया जाता है तो क्या क्या होते हैं? कर से संबंधित उपबंध अगर कोई है, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है, तो इनको धन विधेयक में शामिल किया जाता है। कोई विधेयक जिसमें व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक आपका कौन से आर्टिकल में है? 117 में। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है, तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां क्या क्या हैं। तो संसद के सम्मुख देखिए यहाँ पे क्या है, लोक वित्त, हमारा जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, उस पर संसदीय नियंत्रण किस तरीके से स्थापित होता है। तो वो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोले जाता है, इसको प्रस्तुत करके विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। देखिए, जो संचित निधि में पैसा चला जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ विनियोग विधेयक के द्वारा ही उसको निकाला जाता है। अगर विनियोग विधेयक जो है पारित नहीं हो पाएगा तो संचित निधि से पैसा भी नहीं निकल पाएगा। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान करके संसद में जो है वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाना, तो इन सभी से जो है कहीं ना कहीं संसद का नियंत्रण होता है जो है वित्त पर। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का जो है त्यागपत्र पेश कर देगा। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो व्यापार व्यवसाय वृत्ति के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुति, देखिए बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। लेखानुदान, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। लेखानुदान बना है तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन। देखिए, लेखानुदान होता क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट अभी बजट नहीं पारित हुआ है, उससे पहले अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो वो लेखानुदान के माध्यम से उसको पैसा मिल जाता है। संसद में लेखा के लिए एक वोट लेखानुदान आवश्यक होता है, किसके लिए? जब सामान्य बजट समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। अगला है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर होता है? तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र को ही संबद्ध करता है। अंतरिम, देखिए होता क्या है, जो लेखानुदान होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा होगा उसकी ही राशि लिखी होती है, और अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में।
भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो कहाँ पर? लोकसभा में। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण होते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद में विनियोग विधेयक पारित होगा और लास्ट में होता है वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाता है इन सभी प्रक्रियाओं के बाद में। अगला है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। कब कब? तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित, या फिर धन विधेयक पर, इन पर जो है सब पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संघीय बजट से संबंधित है तो कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। सही सुमेलित कटौती प्रस्ताव हैं तो क्या क्या है? नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययिता का प्रस्ताव, बजट की राशि में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। तो ये सब इसका अर्थ होता है। पार्लियामेंट के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक या फिर दोनों सदनों के 17 दिन न होने पर अध्यादेश जारी करता है। अगला है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। अगला हम लोगों का है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है किसको? स्थगन प्रस्ताव को। अगला कह रहा है कि भारत की संसद जो है मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। किस किस तरीके से? स्थगन प्रस्ताव लाकर, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न के द्वारा नियंत्रण रखती है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना जो है गिलोटिन का अर्थ होता है। तारांकित प्रश्नों के विषय में देखते हैं तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और प्रश्न पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो है 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 30 मामले उठाए जा सकते हैं। यहाँ पे कथन दे रखा है कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है और इसका कारण है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। अगला है कि संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो ये डेट थी 13/5/2002 को। वह कौन नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। अगला जो हमारा चैप्टर है संसदीय समितियाँ, तो आप देखेंगे कि संसद में जो सारा कार्य होता है वो संसदीय समितियाँ ही करती हैं। बाकी मेंबर तो आपको देखेंगे कि बस ऐसे ही बहस करते रहते हैं। मेन काम जो होता है वो संसदीय समितियों के माध्यम से ही पूरा सब कानून बनाना, बजट वगैरह, इन सभी का काम होता है संसदीय समितियों के द्वारा ही ये सब होता है। तो संसदीय समितियों में देखते हैं हम लोग। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है तो संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, क्योंकि इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग हैं तो क्या क्या इसमें अंग है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सही कथन है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की स्थायी समितियों में सामान्यतः सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है। यहाँ पे प्राक्कलन समिति को आप अपवाद के तौर पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अनुपात जो होता है 2:1 का अनुपात होता है, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से। इस तरीके का यहाँ पे रेशियो रखा जाता है। सही कथन है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है इसमें।
आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य लिए जाते हैं। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामांकित करते हैं या फिर नामित करते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री में से किसको प्रस्तुत करती है? तो वो करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देखती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है तो क्या है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ये लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की बात करें तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 22। लोक लेखा समिति की बात करें तो सरकार के विनियोग या वित्त लेखाओं की जांच करती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी ये जांच करती है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, याचिका समिति कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम समिति जो है तदर्थ समिति है, और विभागीय समितियों की बात करें तो स्टैंडिंग समितियां इनको बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है तो एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति में जो है नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है टोटल लोकसभा सदस्यों के द्वारा। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड हैं। संसदीय समिति गठित की गई तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे तो कौन? 20 मेंबर थे लोकसभा से और 10 मेंबर थे राज्यसभा से। अगला देखते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जो है जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC चाको इसके अध्यक्ष थे। संसदीय समिति जो इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अंतर्गत। अगला है कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करती है तो कौन करती है? संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां जो है इनका पुनरीक्षण करती हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है संसदीय अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से संसद के अधिनियम अभी तक आए हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।